चलिए। हाँ चलो, ये कल जो हमने कल जहाँ तक पढ़े थे भी है उसके आगे आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भाई, आवाज नहीं चाहिए, तबीयत गड़बड़ लग रहा है, जोर से नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए इतना भी है भैया शांति से बैठे तो बहुत बुरी जगह पिट जाएगा। तो कल जहाँ तक हमने पढ़े हुए थे उससे आगे हम बात करेंगे आज। हाँ देखो, कल हमने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था भैया, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना। मैंने कल किसके बारे में बात किए थे, मोमेंटम को, ठीक है। अब देखो, मोमेंटम से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ। ध्यान से समझिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में बात करूं, है ना, न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में बात करूं, न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बात करूं, देखो क्या बोल रहे हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। यह आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to some external force। देखिए ये क्या बोला न्यूटन के सेकेंड लॉ में, आज बात करेंगे। न्यूटन के सेकेंड लॉ में आपको ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जो बताया हूँ क्या चीज, ये लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करें। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब ये लीनियर मोमेंटम सेम कंडीशन है, चाहे मोमेंटम बोलिए या लीनियर मोमेंटम बोलिए, है ना। अब इसमें ये बोल रहा है भैया चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या होगा, तो भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। अगर एग्जांपल्स के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा भैया, जो कुछ u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, है ना, और वो कुछ u1 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने वेलोसिटी को क्या किया भैया, बढ़ा दिया। कितना वेलोसिटी कर लिया, मान लो v वेलोसिटी, है ना। ये मान लो भैया आप u वेलोसिटी, और जो बढ़ा लिया है वो कितना वेलोसिटी है, v वेलोसिटी, है ना। मतलब इनिशियल क्या है, v है, और फाइनल क्या है, u v है। तो भैया यहाँ पर भी आप देखो क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके मोमेंटम में भी क्या होगा, चेंज होगा। सिंपल सा कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस u1 वेलोसिटी से, जो इसका जो मोमेंटम आएगा कितना आएगा, m इंटू में u, है ना। और इस v वेलोसिटी से जो मोमेंटम मिलेगा, मास भी m ही है, क्या होगा, m इंटू में v। तो चेंज कितना होगा भैया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए ध्यान से, क्या मैं बता सकता हूँ एम वी माइनस में एम यू, बोल भैया, इसका मतलब क्या मैं यहाँ से m कॉमन ले लूंगा तो कितना होगा, v माइनस में, यही होगा ना। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो आपको मिल रहा है कितना है, m इंटू में v माइनस में।
तो न्यूटन्स के सेकेंड जो लॉ है, जैसे पहले वाले लॉ को मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, सेकेंड का लॉ जो क्या बोल रहा है कि भैया जो रेट ऑफ चेंज है, भैया रेट का मतलब यहाँ पर भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जहां पर रेट से रिलेटेड होगा उसके जगह पर हम क्या समझेंगे, टाइम, है ना। इसका कहने का मतलब है कि लीनियर मोमेंटम जो भी है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो सम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कुछ फोर्स, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, देखिए ध्यान से, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सर जो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो चेंज इन मोमेंटम, देखिए ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में कितना होगा भैया, टाइम, अपॉन में कितना होगा, टाइम। क्या मैं बोल सकता हूं एज ए मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट आपको यही बोला हुआ न्यूटन के सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको बताऊं तो फोर्स जो होगा भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में किसका, टाइम। देखिए फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम, मैंने अभी आपको बताया चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, m इंटू में v माइनस में u होगा। अरे भैया चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, मास कितना होगा, m मान लेते हैं, वेलोसिटी कितना चेंज होता है, v माइनस में u, क्या मैं अपॉन में टाइम बोल सकता हूं, है ना। अच्छा याद करो वो दिन भैया जब आपको पहले वाले चैप्टर में बताया गया था ये मास रहने दो, क्या मैं v माइनस यू अपॉन में टी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद कीजिए मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था, एक्सेलरेशन जिसको हम भैया ए से डिनोटेट करते हैं, हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं, त्वरण, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में कितना होगा, टाइम, क्या होता है अपॉन में टाइम होगा। तो भैया वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, तो v माइनस में u और अपॉन में कितना टाइम, क्या यही आपको एक्सेलरेशन बताएगा। तो देखिए यहाँ पर फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू में v माइनस यू बाई टी। तो देखिए फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m इंटू में किसके, a के। अब देखिए भैया ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो आपका ये जो समानुपाती वाला साइन जो है उसको हटाने पे एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर मान लो f बराबर में क्या यूज किया भैया, k m इंटू में a यूज किया, और ये जो k जो है वो क्या है भैया, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया, मास इंटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा। याद आया कुछ कि मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा भैया कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देखिए यही है फोर्स का फॉर्मूला जो आपने पढ़े भी थे पहले, लेकिन आज अगर देखा जाए तो फोर्स जो होता है मतलब बल जो होगा वो मास मतलब द्रव्यमान और गुने में एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के बराबर, सिंपल सा है ना। अब देखो भैया ये जो फोर्स है एक तरीके से देखा जाए तो ये आपको किससे मिल रहा है, तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, इससे हमने फाइंड आउट किया भैया न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ही तो बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, सम एक्सटर्नल फोर्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मैथमेटिकली इसको लिखे, ये जो है हमने इसको मैथमेटिकली लिखे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली क्या लिखे हैं कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन में किसका, टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम मैंने समझाया आपको, m v माइनस यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अपॉन में कितना होगा, टाइम होगा, ठीक है। तो देखो मास को अलग कर दिया हूं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन में कितना होगा, टाइम हो जाएगा भैया। चेंज इन एक्सेल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम ये क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। तो मास इंटू में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब सर हम हटाएंगे तो क्या आता है, के आता है। के क्या एक टाइप का कांस्टेंट है जिसकी कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी, है ना। तो F बराबर कितना मिलेगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ये आप याद रखेंगे ये चीज कि आप याद रखेंगे, देखो ध्यान से कि आपका F जो है वो किसके बराबर होगा, मास गुने में एक्सेलरेशन, ठीक है।
इसका मतलब क्या होगा, ये बल जो होगा वो किसके बराबर भैया? क्या मैं मास में द्रव्यमान बोल सकता हूँ? क्या बोल सकते हैं? द्रव्यमान, है ना, और गुणे में क्या हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब देखो भैया इसके एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें हर एक एक कंडीशन के लिए, तो देखिए जाते हैं भैया द्रव्यमान है या मास है, जिसको हम किससे मेजर करते हैं, केजी से। अब कभी भी मास के बारे में अगर आपको भैया कुछ चाहिए, मान लो शक्कर चाहिए, आलू चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप जाके दुकानदार को केजी के ही रूप में बताओगे ना, ऐसा तो नहीं बोले कि मुझे 5 लीटर आलू दे दो। अब क्या बोले, 5 किलो आलू दे दो, तो ये केजी के रूप में ही मेजर करते हैं। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज होने से हमें मिलता है ना, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कौन मिलता है। वेलोसिटी को कैसे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड पे, और नीचे टाइम के रिस्पेक्ट में और हो रहा है, तो त्वरण का कितना हो जाएगा भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ किसका, फोर्स का, ध्यान से समझेंगे, कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। देखो न्यूटन कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, याद रखिए एक चीज, ये कोई भी भौतिक राशि है जिसका कुछ यूनिट्स होता है, और उस यूनिट्स ये किसी पर्सन के नाम का लेटर हम रखते हैं, कोई भी व्यक्ति के नाम का जो लेटर रखते हैं, जैसे आपका न्यूटन हो गया, एम्पियर्स का ए हो गया, वोल्टमीटर का वी हो गया, है ना, तो उसके नाम का जो लेटर जो हमेशा यूज करेंगे वो कैपिटल लेटर होता है। ये आप स्मॉल लेटर में बिल्कुल आप ऐसा नहीं लिख सकते, स्मॉल लेटर में न्यूटन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो कभी भी हम जब रिप्रेजेंट करते उसको, तो ये एज अ ऑनर लिखते हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया था, उसके रिस्पेक्ट के रूप में हम एज अ उसके नाम के लेटर को ही हम क्या करते हैं, एसआई यूनिट मान के चलते हैं। तो एग्जैक्टली जो अगर बात करेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा भैया वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, एक न्यूटन बोलेंगे। तो या तो आप फोर्स के लिए आप न्यूटन यूज करो, या तो आप क्या यूज कर सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है, याद करो, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, ये फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया था भैया, मैंने इसका सीजीएस यूनिट्स भी आपको बताया। सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होता है भैया, ये डाइन, याद है, तो हमने बताया था एक न्यूटन जो होता है वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर, डाइन के बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर, ठीक है। सीजीएस यूनिट्स, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात करूं, तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाता है, एक चीज बताना, केजी भैया एक ही मास है, मीटर कितना एक ही है, एल हो जाएगा, और टी के पावर कितना हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, फोर्स, है ना। तो ये जितना कंडीशन है, मैंने इससे पहले आपको फोर्स से होने वाले इफेक्ट्स के बारे में, कुछ टाइप्स के बारे में एज अ ओरल बताया था। आज भी न्यूटन के सेकेंड लॉ से मैंने आपको फोर्स को प्रूव किया हूँ, उसके यूनिट्स के बारे में बात किया हूँ, और इसके डायमेंशन। किसी को कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत, अपने हिसाब से ये फटाफट पहले ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, जल्दी करो उसको। देख लो, ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, क्या चीज, देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, फिर से देख लो एक बार भैया, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार और देखिए, ध्यान से देखिए। न्यूटन के जो सेकेंड लॉ है, न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ में क्या बोला था, उसी के बारे में बात करते भैया। न्यूटन जी ने सेकेंड लॉ में ये बोला था कि जो चेंज इन, सुन लो ध्यान से, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा, क्या होगा, लीनियर मोमेंटम, है ना, क्या होगा, अपॉन में टाइम, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका भैया, तो फोर्स, ठीक है। ये चीज किसने बोला था, न्यूटन के सेकेंड लॉ, ठीक है। अब देखो भैया, इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स है
तो फोर्स जो होगा, देखिए ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू में v माइनस में u और अपॉन में टाइम के लिए t यूज करते, ये यूज करेंगे। अब देखो, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्ट m बाहर कर देंगे तो v माइनस में u बाई कितना होगा, t हो जाएगा, होगा नहीं होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और भैया जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। अरे यार ये हम इक्वल्स टू का साइन क्यों देते हैं, है ना, क्या होता है, मास इंटू में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को भैया जब हम हटाएंगे तो देखो हमने क्या यूज किया, के, है ना, और ये जो के की वैल्यू जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू आपको 1 के बराबर, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो जब के की वैल्यू 1 रख देंगे तो फोर्स बराबर कितना होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं होगा। सिंपल सा सीधा कंडीशन कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का, तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो उस कंडीशन से ये आपका फॉर्मूलेट होता है भैया कि फोर्स जो होगा वो मास इंटू किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। दिक्कत, चलिए अब देखो ध्यान से भैया, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लोग देखो भैया, हम उसके बाद जो बात करेंगे वो होता है इम्पल्स। सुन लो, देखिए इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखवाऊंगा, सुन लो। लिखिए तो भैया, इम्पल्स में लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, द product of average force, the product of average force and the time interval, and the time interval, average force and the time interval for which the force act on the body, for which the force act on the body, impulse जो होगा वो एवरेज फोर्स, उन्हें में क्या हो जाएगा, टाइम। जल्दी करो यहाँ तक। नीचे कर लो और ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। देखो हमने आपको इससे पहले भी थोड़ा बहुत इम्पल्स के बारे में समझाया था। ये इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स ही है, मैंने आपको बोला हुआ था इससे पहले, लेकिन वो ऐसा फोर्स है जो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल। मैंने आपको बताया था एक्सीडेंट होना, कोई आपको आके सडनली चाटा मार जाता है, ये सब क्या है, एक टाइप का इम्पल्स है ना, मतलब एक फोर्स ही है। तो देखो सुन लेना, मैं आपको 2 तरीके से प्रूव करूंगा इसको।
एक तो इम्पल्स को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इम्पल्स जो होता है भैया वो मोमेंटम में चेंज होने के कारण होता है। मतलब मोमेंटम में आप जितना चेंज करोगे वो आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा तो इम्पल्स हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यही कंडीशन है जो आज हम करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, जो एवरेज फोर्स जो होगा उसका प्रोडक्ट एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, है ना, और विच द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। देखिए भैया इम्पल्स, सुन ले भैया, इधर देख रहे भैया, इधर देख, एक इधर देख भैया, इम्पल्स को जो है हम डिनोटेट करते हैं किससे, आई से, है ना। एवरेज फोर्स है, मतलब फोर्स कितना होगा, एफ ही होगा। अरे हाँ, फोर्स कितना होगा भैया, एफ होगा। और टाइम है, टाइम इंटरवल क्या है, बहुत छोटा है ना, टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुन ले पहले भैया, आराम से सुनिएगा, इसके बाद पता चलेगा। एवरेज फोर्स है, इसको मैं वी एवरेज बोल देता हूं, है ना, और ये टाइम कितना है, टी। तो भैया अगर मैं इसका रिलेशन लिखूं तो किस तरीके से हम इसका रिलेशन लिख सकते हैं, कोई थोड़ा बताएगा इसका रिलेशन हम किस फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, बोले तो। देखिए सुन लो, भले ही भैया यहाँ पर इंपल्स आपको आई दिया, एवरेज दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, सुन ले इधर, ये आपको बोल रहा है कि इंपल्स जो होता है वो एवरेज फोर्स गुने में कितना होता है, टाइम होता है ना। थोड़ा सा इसमें मैं मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलस का है, थोड़ा ध्यान देंगे भैया मैथमेटिक्स के कैलकुलस को। देखो भैया एवरेज फोर्स मतलब एफ, और टाइम इंटरवल क्या है, बहुत कम है, बहुत कम के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी। ये छोटे से टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, डी। क्या होगा, एफ डी टी बोल सकते हैं। अरे हाँ, ये अच्छा, जब ये टाइम इंटरवल बहुत कम है तो उससे जो मिलने वाला इंपल्स भी क्या होगा, बहुत कम मिलेगा। इसके लिए भी हमने क्या यूज कर दिया, डी है। अब देखो जरा, हमें क्या चाहिए कि अगर कोई भी बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनना, कोई भी बॉडी है भैया, इसके ऊपर कुछ एवरेज फोर्स लग रहा है ना, तो भैया T1 टाइम से लगा, तब तक भैया T2 टाइम, ऐसा तो नहीं कि सडनली लग के निकल जाएगा, कुछ टाइम तक तो रहेगा। मान लो इनिशियली जो टाइम था वो कितना था, T1 था, है ना। जब भैया टाइम T1 होगा इनिशियली, तब उसका एवरेज फिलहाल कितना था, खत्म होगा, कुछ नहीं होगा, तो इंपल्स भी तो जीरो होना चाहिए। इंपल्स तो उस टाइम पे नहीं मिलेगा, सडनली हम अप्लाई कर दिए, क्या इंपल्स मिल जाएगा, नहीं ना, है ना। जब जैसे इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, तो जैसे हमने भैया टाइम T2 रखे तो इंपल्स इसमें कितना मिल रहा था, आई मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कैलकुलस से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, भी इंटीग्रेट कर देंगे, फोर्स तो कांस्टेंट होगा, तो देखो ध्यान से सुन लेना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी आई बराबर में एफ बाहर कर देते हैं, और ये डी टी क्या होता है, मान लेते हैं टाइम T1 से लेके T1 की जगह पे तब क्या होगा, इंपल्स भैया हमारा क्या होगा, जीरो, है ना। और टाइम जैसे ही मैं T2 की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, आई, कितना हो जाएगा, आई। इसको अभी फिलहाल आप ध्यान से रखोगे, ये जो होगा आई होगा, ये डी, देखो इंटीग्रेशन साइन से ये डेरिवेटिव डी जो है कैंसल आउट हो जाता है, तो कितना मिलता है, आई मिलता है। तो आई के लिए जो कितना है भैया, अपर लिमिट आई है और लोअर लिमिट कितना है, जीरो है, बराबर में एफ। देखो ध्यान से, ये भैया डी से ये इंटीग्रेशन वाला साइन कैंसिल हो जाता है, टी हो जाएगा, अपर लिमिट कितना है, T2 है, और लोअर लिमिट कितना है, T1। अब इसमें क्या करते हैं, अपर माइनस में लोअर होता है, पहले अपर देते हैं आई को, आई की जगह पे तो आई ही होगा, माइनस में कितना होगा, जीरो, बराबर में एफ। देखो टी के जगह पे भैया पहले अपर से कितना होगा, T2, और माइनस में कितना होगा, T1, होगा ही नहीं होगा, बोल भैया माइनस में कितना होगा, T1, है ना। तो यहाँ से देखिए आई जो होगा, मोमेंटम जो होगा, एफ बराबर में कितना मिलेगा, T2 माइनस में T1 मिलेगा, एक ये कंडीशन। अब देखो, अभी हम तुरंत, ये कुछ देर पहले क्या, अभी तुरंत इसी के टॉपिक से पहले हमने एक चीज और ये पढ़े हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, कि फोर्स जो होता है, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया किसका, द चेंज इन मोमेंटम,
इसका मतलब dp बाई dt। और मैंने मोमेंटम के लिए क्या यूज किया था, देखो मैंने आपको जो बताया था मोमेंटम के लिए हमने क्या p यूज किए थे कि नहीं किए, है ना। तो भैया मोमेंटम के लिए हमने p यूज किए थे, तो ध्यान से देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, dp बाई dt का। तो देखो इसका मतलब भैया इसको ऐसे ही लिखते हैं, f बराबर में कितना हो जाएगा, dp बाई dt। तो देखो इसको इधर कर दो, f इंटू में dt हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा dp, है ना। और ये देखो t2 माइनस में t1, इसी को हम f इंटू में dt बोलेंगे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले भैया t1 अगर आपका 5 सेकेंड है, t2 कितना दिया 10 सेकेंड, तो चेंज कितना आएगा, तो भैया t2 माइनस में t1 करेंगे तो 10 माइनस में 5 कितना हो, 5 सेकेंड ही होगा। इसको हमने dt से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो सुन लेना, यहाँ पर सुनिएगा इसमें, तो देखो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, इसको मैं बोल सकता हूँ भैया यहाँ पर कि जब आपका एफ डी टी किसके बराबर होगा, क्या आई के बराबर होगा, ये किसके बराबर, आई के बराबर, और आई क्या आपका इंपल्स है, बराबर में क्या होगा डीपी। डीपी मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये डीपी क्या है भैया, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े थे, आई बराबर में मास हो जाएगा v माइनस में u होगा, अरे हाँ नहीं, तो आई जो है क्या है, इंपल्स है, क्या है इंपल्स है, बराबर में क्या लिखेंगे mv माइनस में mu, मतलब ये क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। तो भैया अब इसको अगर मैं बात करूं, इसको हम बोल सकते हैं p2 माइनस में कितना p1। अगर मान लो आपका जो ये वाला फाइनल है वो 2 मान के चलते हैं और इनिशियल को 1 मान के चलते हैं, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा p2 माइनस में p1। तो आप इस तरीके से भी इंपल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इंपल्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर, है ना। तो ये चीज कैसे आता है, तो देखो इंपल्स जो होगा आई बराबर में क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल्स टू। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक कुछ ज्यादा कर दिया हूँ, ये वाला टॉपिक करके हमको सिर्फ स्टेटमेंट लिखा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने जब कर दिया हो तो अभी फिलहाल आप ध्यान से लिखेंगे, फिर मैं आपको मैथ्स जब लूंगा तब पता चल जाएगा। जल्दी करो उसकी, जल्दी कीजिए, चलिए ठीक है। ये क्या था, इंपल्स, सुन लो कुछ एग्जांपल समझेंगे। देखो भैया आपने कभी रियलाइज किए होंगे, देखो रियलाइज क्या होता है, मैंने अभी यहाँ पर क्या बोला हूँ कि इंपल्स के बारे में एक टाइप का एक फोर्स है, एक एवरेज फोर्स है जो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई है। जैसे एग्जांपल के रूप में भैया मान लो आप दो दोस्त मिलकर कैच का प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है आपके कैच लेते टाइम आपके हाथों में बॉल क्या छिटक जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन भैया चोट बहुत ज्यादा लगता है ना, तो वो भी एक टाइप का कैसा है, इंपल्स है। अगर आप देखो, अगर सडनली क्या होता है रीजन समझिएगा, कभी भी आप देखे होंगे जब भी कोई भी ये फील्डर कैच जब पकड़ता है बहुत हाई है, तो पता बहुत तेज स्पीड से आ रहा है ना, तो भैया वो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे ले, अब ज्यादा से ज्यादा उस चीज में आप विकेट कीपर के पास देख सकते हैं, जो विकेट कीपर भैया डायरेक्ट बॉल फेंकता है, बॉलर बॉल फेंकेगा, अगर बैट्समैन हिट नहीं किया तो कहाँ पर जाएगा, विकेट कीपर के पास। तो भैया वो ग्लव्स लगा रहा था, तो डायरेक्ट अगर वो ग्लव्स नहीं लगाया तो हाथ फट सकता है, चोट लग सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, जो चोट लगे। अब देखना कभी भी विकेट कीपर जो है कैच लेगा या बॉल को रोकेगा तो अपने हाथ को पीछे करते हैं, रीजन क्या है, ये टाइम इंटरवल को बढ़ा देता है। अगर आप पीछे नहीं करेंगे कैच लेते टाइम पे, अगर आप हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स से, बहुत ज्यादा अमाउंट वाले फोर्स से आपके हाथ को चोट लग सकता है और कैच छूटने का चांसेस 100% है। अगर उसी को आप हाथ में, जैसे हाथ में आप पीछे लेके जाएंगे तो भैया आप क्या करते हैं, उसके टाइम इंटरवल को आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जैसे टाइम इंटरवल को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगा भैया, उसका जीरो, और फोर्स भी कितना होगा, खत्म हो। चोट लगता है लेकिन उस लेवल तक चोट नहीं लगना चाहिए, उस लेवल तक फोर्स नहीं लगना चाहिए जो पहले वाली कंडीशन में। तो भैया ये भी एक टाइप का एग्जांपल है किसके लिए, इंपल्स, है ना।
ये भी क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब कोई भी बिल्डर जो है कैच लेते समय अपने हाथ को पीछे क्यों धकेलता है, रीजन मेन ये, ठीक है। तो अब देखो इम्पल्स के बेसिस पे हम जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम डिफाइन करेंगे। तो आज हमने देखे भैया क्या क्या चीज, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और उसका एक डेरिवेशन देखिए, है ना। मतलब फोर्स जो होता है वो मास इनटू में एक्सेलरेशन के क्या होता है, बराबर है, ठीक है। तो फोर्स इनटू मास, फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। इसके यूनिट्स क्या है, सीजीएस यूनिट्स क्या है और डायमेंशन क्या है, उस पर बात किए। दूसरा कंडीशन हमने बात की है भैया इम्पल्स। इम्पल्स में हमने ये दो तरीके से देखे हैं। इम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो एक बहुत ही मतलब ऐसा बोलिए जो दिया हुआ है द प्रोडक्ट है भैया एवरेज स्पीड, स्पीड बोल रहा, एवरेज फोर्स और किसका डायमेंशन, है ना। तो हमने इसके थ्रू आपको यहां से यहां तक मैंने इम्पल्स के बारे में रिलेट किया हो, किसके साथ, मोमेंटम के साथ। आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया अगर इम्पल्स है इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अगर आपका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा तो इम्पल्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन है जो इम्पल्स है। नेक्स्ट अब जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे न्यूटन के थर्ड वाले नियम, है ना, क्या आगे बात करें, चलिए।